अपना एक्सपर्ट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पार्ट 1 में डाउनलोड कर रहा हूँ, आपको अपलोड कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट में सैमनी और हेनरी मैन का आपको अपलोड करूँगा हिस्टोरिकल स्कूल के अंतर्गत। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने हिस्टोरिकल स्कूल का जो पार्ट 1 वीडियो है वो आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, और आप बेसब्री से जो इंतज़ार था उसको मैंने पूरा करने के लिए बहुत लोगों का कमेंट आया, जिसके कारण से मैं आपको तुरंत ये वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। सैवनी के संदर्भ में देखिए तो इनको कहा जाता है, जो हिस्टोरिकल स्कूल है इनको जन्मदाता इसको कहा जाता है फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक, तो इनका जो आपको टेन्योर देखने को कार्यकाल जो है सैवनी का देख सकते हैं कि 1779 टू 1861 तक है। इनका क्या है, जर्मनी में इनका जन्म हुआ है, जर्मनी के ही विधि शास्त्री हैं। और इनका पूरा जो नाम है फ्रिट्ज, जो आपको देख रहे होंगे, फ्रिट्ज कार्ल वान सैवनी को ऐतिहासिक विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने बर्क और ह्यूगो के विचारों से प्रेरणा लेते हुए विधि के जो ऐतिहासिक पद्धति है को अपनाने का बल दिया है। और सैवनी महोदय का कहना है कि जो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होगी, सैवनी के सिद्धांत का जन्म राजनीतिक कारणों से हुआ है। नेपोलियन की युद्ध के उपरांत जर्मनी के कानून को संहिता का रूप प्रदान करने के प्रश्न हुआ, और इस संहिताकरण का प्रबल समर्थक होडे लर्व के प्रोफेसर थिबार्ट थे, उन्होंने किया। और जो प्रोफेसर थिबार्ट हैं उन्होंने कहा है कि विचार था कि जर्मनी में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न जो विधियां हैं उनको किस तरह से हम प्रकार के कानून प्रचलित थे, इसलिए यह आवश्यक है कि उनका हम क्या करें, सामान्यीकरण करें। ठीक, सामान्यीकरण करने की बात चल रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पे सामान्यीकरण करने का मतलब यह था कि इसको कि हम सामान्यीकरण कर दें, और जिससे कि हम आगे को कानून जो हमारा होगा, जैसे कि इंडिया में इस समय संहिताकरण की बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि उससे यूनिटी का बोध होता है, राष्ट्र में एक यूनिटी हो जाती है, जिससे कि सब लोगों को एक यूनाइट, मतलब जो भी कानून बनाए जाते हैं, जैसे अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल के संदर्भ में अगर बात करें तो अगर आपका आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे एक्ट जो है आपको यूनिफॉर्म के उदाहरण मिल जाएंगे। किंतु अब हमको क्या करना है कि जो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, पारसी लॉ है, जैन, तो इनमें जो ईसाई लॉ है उसको एक यूनिफॉर्म, क्योंकि हिंदू एक राष्ट्र बनाना है और हिंदू के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक मतलब एक फॉर्म में कानून बनाने का प्रयास चल रहा है। तो इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में, मतलब जो हमारे पर्सनल मामले हैं उसके संदर्भ में, तो यही चीज़ नेपोलियन के समय में जर्मनी में उठा और वो करना चाहते थे। किंतु वहाँ पे सैवनी महोदय ने कहा कि परंपरा पर आधारित विधि के ऐतिहासिक विकास का समर्थन करते हुए विधि के संहिताकरण का बहुत ही कड़ा विरोध इन्होंने किया और उसको संहिताकरण नहीं होने दिया, क्योंकि संहिताकरण होता तो वहाँ पे कुछ ऐसी भी लोग थे जिससे कि वहाँ पे उनके अधिकारों का जैसे प्रभावित होते। क्योंकि जैसे इंडिया में अगर हम संहिताकरण की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। यहाँ जाति के आधार पे, यहाँ पे धर्म के आधार पे, यहाँ लिंग के आधार पे, यहाँ सब तरह के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो कहा गया समानता होगी, किंतु भिन्न भिन्न आधारों पे भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के कारण से इस तरह के कार्य करती चली जाती हैं, जिससे कारण कि लोगों में विभेद, मतलब लोगों में क्या होता है, मनमुटाव होता है, विभेद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके कारण से अब इस पे बहुत ही जोर दिया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। किंतु अगर आता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि एक राष्ट्र में यूनिटी हो जाएगी, एक राष्ट्र यूनाइट हो जाएगा और सभी के लिए एक कानून हो जाएगा, जैसे कि आईपीसी है। तो इसी के अंतर्गत सैवनी का जो एक सिद्धांत उन्होंने देने का प्रयास किया
कि जो हमारी जन भावना है, जैसे हम संहिताकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सभी लोगों का समान अंतर्चेतना होनी चाहिए, जन भावना के अनुसार होना चाहिए, किसी पे थोपा नहीं जाना चाहिए किसी चीज़ को। तो इसी चीज़ को सैमनी ने कहा वहाँ पे, इसका विरोध करते हुए, इस संहिताकरण का विरोध करते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसको कहते हैं जन चेतना का सिद्धांत या लोक चेतना का सिद्धांत। सैमनी उसको वोल्काजिस्ट थियरी ऑफ द वोल्काजिस्ट कहते हैं। सैमनी का वोल्काजिस्ट थियरी मतलब जन भावना अगर नहीं चाह रही है कि एक चीज़ सूत्र में सभी लोग बंधे तो नहीं बांधना चाहिए, उनको बाध्य नहीं करना चाहिए उस उद्देश्य के लिए। तो सैमनी महोदय ने कहा कि कानून जो होता है अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का संग्रह मात्र नहीं होता है, अपितु उन्होंने यहाँ कहा कि अपितु यह किसी, उन्होंने प्रयास किया इसको बताने का कि वह अपितु क्या होता है, किसी विशिष्ट मानव जो समुदाय है या देश के व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है और उसकी जो सामान्य भावना की अभिव्यक्ति है। सैमनी के अनुसार कानून जो होता है समाज में अपने आप बनते बिगड़ते रहते हैं और इसकी तुलना खेतों के चारों ओर बने मेड़ से की जाती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पे दिया, एग्जाम्पल देने का प्रयास किया कि जो कानून होते हैं सामान्य अपने आपस में बनते बिगड़ते रहते हैं और उसकी तुलना खेत जो मेड़ होते हैं खेतों में उसके संदर्भ में देने का प्रयास किया और कहा कि मार्ग दिखाई पड़ते हैं जो सुविधाजनक लगते हैं जब तक कि उसकी ज़रूरत होती है, खेत के बीच रास्ते बने रहते हैं, आवश्यकता खत्म होते ही वे समाप्त कर दिया जाता है। उसी तरह समाज को जैसे कानून की ज़रूरत पड़ती है समाज बना लेता है, ज़रूरत खत्म हो जाने पर उसे समाप्त कर देता है। जैसे कि इंडिया में अगर आप देखें तो वहाँ पे सती प्रथा की बात करते हैं, बाल विवाह की बात करते हैं, विधवा विवाह की बात करते हैं, दहेज प्रथा आदि ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि उस समय आवश्यकता थी तो ये इस तरह के कानून मतलब रूढ़ि कस्टम थे, किंतु अब इनको समाप्त कर दिया गया। किस प्रकार से, जैसे कि विधि बना करके। तो अगर इन यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत इंडिया में पड़ रही है तो जन भावना उसके लिए जैसे 3 तलाक के लिए आई, जम्मू कश्मीर मामले में आई, जैसे राम मंदिर के मामले में आई, उसी तरह से एनआरसी के बारे में अगर लाने की बात की जा रही है तो जब तक जन भावना उस पर नहीं आएगी तब तक हम किसी पे थोप नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के कानून बने क्योंकि उस समय ऐसी ज़रूरत थी। अब इस तरह की अगर ज़रूरत यूनिफॉर्म सिविल कोड की होगी तो उस पर लोगों का विचार आएगा और तो इसलिए किसी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए बल्कि जन भावना का इंतजार करना चाहिए। तो इसी को सैमनी महोदय ने जन सामान्य की लोक चेतना का प्रतीक माना है और इसलिए उनके विचारों को लोक चेतना का सिद्धांत भी कहा जाता है। सैमनी के शब्दों में अगर हम लोक चेतना के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो कहना है उनका कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ विधि भी विकसित होती है। मतलब कहने का तात्पर्य इनका है कि जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र के विकास होता है उसके साथ ही साथ विधि भी विकसित होती है। जब राष्ट्र की चेतना उत्पन्न होती है, जब राष्ट्र में एक चेतना लोक चेतना, यहाँ चेतना का मतलब लोक चेतना की बात होती है, तो वहाँ की विधि भी प्रभावोत्पादक बन जाती है। मतलब उस पर विधि पे प्रभाव पड़ता है और एक विधि का निर्माण किया जाता है। परंतु जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो विधि भी अपना विनाश हो जाता है, विधि भी अपनी अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें यहाँ पे आगे बढ़े तो सैमनी के अंतर्चेतना के जो सिद्धांत है उसके कुछ मूलभूत तत्व हैं जिसके संदर्भ में मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। जो अंतर्चेतना का उनको लोक चेतना का सिद्धांत है, वो लोक चेतना के सिद्धांत में कुछ मूलभूत आधारभूत तत्व बताए गए हैं। ठीक, तो उसको दृष्टिगोचर होते हैं तो उसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि क्या है वो सिद्धांत, वो क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहला उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि विधि का निर्माण नहीं किया जाता, सीधा सीधा कहते हैं विधि का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि यह मानव समुदाय के अंतर्चेतना का स्वयं में पाया जाता है। अंतर्चेतना में मतलब जो जन समुदाय होता है उसकी अंतर्चेतना में ये स्वयं में अपने आप में विकसित हुआ रहता है और वो ही पाया जाता है। और इन्होंने कहा कि विधि के नैतिक आदेश के स्थान पर सैमनी ने सामाजिक दबाव को ध्यान रखा है कि नैतिक आदेश जो मोरल एक होता है, नैतिकता होती है, उसके दबाव की बात नहीं करते बल्कि ये सोशल प्रेशर की बात करते हैं कि सोसाइटी में क्या होगा। जैसे आप कभी घर से निकलते हैं,
अगर रात में निकलते हैं तो आप छुप करके निकलते हैं फादर मदर से या बड़े भाई से, क्यों? कि भैया क्या कहेंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो। इसी तरह से आप अपने पड़ोसी से कुछ करने जाते हैं तो अपने पड़ोसी से डरते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा। इसी तरह जब आप सोसाइटी में, किसी समाज में, किसी समूह में आप कोई कार्य करते हैं, किसी स्टेज पे कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये दिमाग में रहता है कि आप ये कार्य कर रहे हैं तो लोग जो देख रहे हैं मुझे वो क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें सैवनी ने कहा है कि नैतिक केवल मूल्यों के आधार पे, हम किसी नैतिक आदेश पे या संप्रभु के समादेश पे, विधि के भय के कारण से हम नहीं करते हैं किसी कार्य को, बल्कि हम सामाजिक दबाव के कारण भी हम ऐसा कार्य करते हैं। तो ऐसी जो सामाजिक दबाव होता है उसी को सैवनी ने विधि मानने की बात करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, जिस विषय पर विधि बनाया जा रहा है उस विषय पर भूतकाल में किसी प्रकार का, यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार का विधि बनाया जा रहा है, ठीक, उस विषय पर भूतकाल में किस प्रकार का विधि प्रचलन थी, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, अगर पहले से कोई ऐसी विधि बनाई गई है और उससे हमको, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया तो 1935 का जो एक्ट था, अधिनियम था, उसके अकॉर्डिंग हमने लिया। और अन्य देशों से जहाँ जहाँ पे ऐसे ऐसे, जैसे मूल कर्तव्य रसिया से लिया गया, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया, ठीक, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। तो ये चीज़ें वहाँ पे देखा गया कि किस प्रकार से प्रभावी हैं अपने समाज को परिवर्तित करने में, कैसे उस समाज को चलाने के लिए। तो हमने वहाँ से उस चीज़ को लिया और अपने समाज में उसको लागू करने का प्रयास किया, भारतीय संविधान में इंक्लूड किया। आज हम क्या है, फंडामेंटल राइट के माध्यम से, पहले जब आपको दिया जाता था रोटी कपड़ा मकान, किंतु आज फंडामेंटल राइट में ऐसे भी बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड कर लिया गया है जो कि आपके गरिमामय पूर्ण जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि आप मोबाइल छोड़ करके 2 घंटे रह जाइए, आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये राइट टू प्राइवेसी है मेरा, ये हमारा इंटरटेनमेंट का राइट है, तो हमारा इन्वायरमेंट का राइट, हमारा हेल्थ का राइट है, इससे हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चीज़ों को समझना चाहिए। तो इसी से कहता है कि जो विधि का विकास होता है वो ऐतिहासिक, मतलब जो पहले से प्रचलित कानून है उसी के अनुसार होता है। फिर कहते हैं कि विधि निर्माण में विधायन की अपेक्षा अधिवक्ताओं की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब सैवनी महोदय ये भी कहते हैं कि जो विधि के निर्माण है और उसके विधायन में जब विधि निर्माण होती है तो उसमें अधिवक्ताओं का सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे अब अगर आप इंडिया के संदर्भ में देखें तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो विधि विशेषज्ञ थे, विधि की पढ़ाई किए हुए थे, और समाज को बदलने के लिए जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। और आज हम जिस वे में रह रहे हैं, जिस स्थिति में रह रहे हैं, आज उन्हीं की विधिवेत्ताओं का ही प्रतिफल है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, एक विकसित समाज में, एक तो यहाँ पे एक विधि विद्यार्थी होने के नाते आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विधि से संबंधित जो भी कानून आप पढ़ते हैं उसका समाज में उसके इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होगा, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे उसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, ये आपकी एक विधि विद्यार्थी होने के नाते जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद सैवनी महोदय कहते हैं विधि स्थायी नहीं होती है, विधि अपने आप परिवर्तनशील होती है, विधि कभी स्थायी नहीं होती, ये हमेशा समाज के अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे कि समाज का प्रभाव, जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ेंगे तो यही चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा। सोशियोलॉजिकल स्कूल यही कहता है कि जब विधि समाज को प्रभावित करती है और समाज विधि को प्रभावित करता है तो दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। ठीक, तो यही सैवनी का कहना है कि विधि स्थायी नहीं होती, वह जन भावनाओं के अनुरूप सदैव बदलती रहती है। ठीक, इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो विधि है प्रारंभिक सभ्यता के सामान्य नियमों से विकसित होकर धीरे धीरे अपने जटिल, पेचीदा मतलब जटिल रूप धारण कर लेती है। सामान्य जो जन भावना है, सामान्य जो जन की भावना है, उसको धीरे धीरे नियम बनते बनते हुए इतने जटिल हो जाते हैं कि उनको
समाप्त करना मुश्किल हो जाता है। जैसे शतपथी का हम एक जब शादी विवाह होते हैं तो वहाँ पे देखेंगे एक शतपथी होते हैं, 7 पग पग चलना होता है। तो उस प्रक्रिया से पहले की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिसको करते करते 3-4 घंटे जो पुरोहित होते हैं ले लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इतने सारे ढेर सारे आडंबर बन जाते हैं। ऐसे तो आप 7 पग एक समय में भी ले सकते हैं जयमाल करने के बाद, किंतु कुछ उसके पहले की प्रक्रियाएं होती हैं जिसको पूरा करना जरूरी होता है। तो इसीलिए जब सैवनी की बात करते हैं तो सैवनी के जो सिद्धांत है, सैवनी महोदय के जो सिद्धांत है उसकी आलोचना भी की जाती है। उसकी आलोचना की जाती है इस अर्थ में कि आप देखिए यहाँ पे आलोचना की जाती है उनकी कि सैवनी के अनुसार विधि किसी समुदाय या समाज विशेष की इच्छा की व्यक्ति होती है, परंतु एलन कहते हैं कि सैवनी का कहना है कि विधि जो है समुदाय या समाज की विशेष इच्छा की व्यक्ति होती है, परंतु डॉक्टर एलन के अनुसार यदि ऐसा होता तो रोमन समस्त यूरोप सफल नहीं हो जाती। रोमन विधि जो है वहाँ समस्त यूरोप में नहीं हो जाती। फिर दूसरा इनका कहना है, ये कहना तर्क देते हैं, संगत नहीं है कि सैवनी महोदय का एक तर्क संगत नहीं है कि विधि जन भावना की इच्छा की अभिव्यक्ति है। कभी कभी विधि के विकास में व्यक्ति विशेष का भी रोल होता है। जैसे कुछ ऐसी विधियाँ हैं, जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के रूप में ले तो जैसे हमारे यहाँ RTI एक्ट आया, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, तो ये संदर्भी जैसे केजरीवाल, जन लोकपाल जैसे अन्ना हजारे जैसे लोगों का एक जन भावना, जैसे आप सती प्रथा के बारे में अगर विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने एक व्यक्तिगत, जैसे अगर हम स्वतंत्रता की बात करें जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विधि के विकास में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऐसे ऐसे लोगों ने, जैसे कि राष्ट्र की एकता के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसे नेताओं ने अपना एक व्यक्तिगत प्रभुत्व स्थापित करके व्यक्ति विशेष के कारण से विधि में परिवर्तन किए गए। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि निर्भया कांड के कारण से अचानक विधि के जो सेक्सुअल हरासमेंट था, जो कि रेप की घटनाएं घट रही थी, उसमें तुरंत इतना अचानक परिवर्तन कर दिया गया कि उसको फांसी तक की सज़ा देने का प्रावधान कर दिया गया क्रिमिनल लॉ में। तो ये कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी जन भावनाएं होती हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति विशेष के कारण भी विधि में विकास होता है। तो सैवनी का यहाँ पे कथन होता है, कहना है कि जन भावना के कारण होता है, ऐसा नहीं है। जन भावना की अपेक्षा कभी कभी व्यक्ति विशेष के कारण भी विधि में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी उनकी आलोचना की जाती है, किंतु कोई बात नहीं, आलोचना तो सबकी होती है, बट कोई सिद्धांत इस कारण से असफल नहीं होता। इसके बाद कहते हैं तीसरा, अगर इनकी आलोचना देखें तो वस्तुतः सैवनी का जो लोक चेतना का सिद्धांत है स्वयं बाह्य तथ्यों पर आधारित एक कल्पना मात्र होता है। ठीक, इसके बाद फोर्थ है, इनकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि सैवनी ने एक ओर तो विधि को जन चेतना के व्यक्ति माना, परंतु स्वयं अपने देश के लिए रोमन विधि का समर्थन किया है जो परस्पर विरोधी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इनका आलोचना की जाती है कि अनेक विधियां ऐसी हैं जो शासक अपनी सुविधा के लिए बनाता है तथा वे जन समुदाय की चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होती, जैसे कि दास्ता का कानून। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में ऐसा दिया जा रहा है, जैसे अभी कुछ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, फार्मर कानून बनाए जा रहे हैं, या NRC बनाए जा रहे हैं, या कुछ ऐसे अडानी से संबंधित जो यूनिवर्सिटियों के संदर्भ में बनाए जा रहे हैं। तो हर गवर्नमेंट में हर समय ऐसे कुछ वर्ग होते हैं जो सत्ता पक्ष के बहुत ही नज़दीक होते हैं, तो उनके लिए सत्ता हमेशा कुछ न कुछ ऐसे स्पेशल कानून बना देती है। इसी तरह से पहले की अगर बात करें, जो अमेरिका में दास्ता कानून था, यहाँ पे जो इंडिया में जमींदारी कानून था, तो जमींदारी अपनी सुविधा के लिए जो जमींदार थे, बिचौलिए हुआ करते थे, उन्होंने बना लिया था और उसका वो मिसयूज करते थे, किंतु उसको समाप्त किया गया यूपी लैंड रेवेन्यू कोड के द्वारा। तो इस तरह से हम ये बात नहीं कह सकते कि कानून जो होता है जन भावना के कारण नहीं बनता, बल्कि व्यक्ति विशेष के कारण बनता है। ठीक, तो इसके बाद हम सैवनी और जो ऑस्टिन हैं उनके जो विचार हैं, दोनों में क्या तुलना है, उनके विचारों की तुलना कर लेते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमारा एनालिटिकल स्कूल है और जो हिस्टोरिकल स्कूल है, दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो दोनों प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के विरोधी हैं, सैवनी और ऑस्टिन। दोनों क्या हैं?
प्राकृतिक जो विचारधारा है उसके दोनों विरोधी हैं। सैवनी विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं और ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा के, जिसको हम एनालिटिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं। ठीक, सैवनी विधि को लोक चेतना का परिणाम मानते हैं, ऑस्टिन संप्रभु का समादेश मानते हैं। सैवनी लोक चेतना का आधार रोमन और जर्मन विधि मानते हैं, जबकि जो ऑस्टिन है अज्ञात जो अंग्रेजी विधि की आंग्ल विधि पर आधारित मानते हैं। ठीक, ऑस्टिन ने विधि के पालन का आधारभूत जो बिंदु माना है उसको शास्त्रीय माना है, जबकि सैवनी ने सामाजिक दबाव माना है, सोशल प्रेशर माना है। ठीक, इसके बाद सैवनी ने विधि राज्य की पूर्ववर्ती है, जबकि ऑस्टिन ने कहते हैं कि जो विधि को राज्य की उपज माना है, मतलब विधि का निर्माण राज्य के द्वारा किया गया है, जबकि सैवनी कहते हैं कि नहीं, विधि राज्य की पूर्ववर्ती है, विधि का पहले निर्माण हुआ उसके बाद राज्य की स्थापना हुई। सैवनी का सिद्धांत सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जबकि ऑस्टिन का तर्क पर आधारित है। ठीक, इसके बाद सर हेनरी मैन, जो कि आपको मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा आपका टाइम थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ज़्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि 25 मिनट्स हो चुके हैं। तो इसमें क्योंकि 5 मिनट का हेनरी मैन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी मैन पे, तो हिस्टोरिकल स्कूल के अंतर्गत, तो आपका फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों मिला करके आपको 40 से 50 मिनट का है, 1 घंटे में मतलब आपका एक स्कूल तैयार हो जाता है और आपको क्वेश्चन पूरे मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, हेनरी मैन, सैवनी और हिस्टोरिकल स्कूल। अगर तीनों में से किसी को भी पूछता है तो 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब आते हैं हेनरी मैन। सर हेनरी मैन जो है ये ब्रिटिश हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका कहना है कि 1828 में इनका टेन्योर है 1888 तक, और सर हेनरी मैन ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने जो ऐतिहासिक विचारधारा का अध्ययन करने का प्रयास किया है, एक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने का पर जोर दिया है। और सेंट हेनरी मैन की जो कहने का तात्पर्य है, वो कहते हैं कि जो विधि है, कई देशों की विधि व्यवस्थाओं का अध्ययन करके विधि के विकास के कुछ सामान्य सिद्धांतों की खोज की जानी चाहिए। और उन्होंने इस विधि शास्त्र की विचारधारा को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में बताने का प्रयास किया, और कहते हैं समाज या तो स्थिर होता है या विकासशील होता है। अब इन्होंने समाज को भी 2 भागों में बांट दिया। एक कहे हैं कि एक जो विकसित समाज होता है, जो विचार अभी समाज विकासशील में है, विकासशील की प्रगति में है, और दूसरा होता है एक विकसित समाज होता है। ठीक, सर हेनरी मैन का विचार है कि ये दोनों प्रकार के समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित विधिक चरणों से गुजरते हैं। अब कौन कौन चरण है इन्होंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए 4 चरण इन्होंने बताया है। प्रथम चरण में कहते हैं कि व्यक्तिगत आदेश द्वारा विधि का विकास होता है, व्यक्तिगत आदेश द्वारा विधि का विकास होता है। इस अवस्था में शासक के व्यक्तिगत आदेश को ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक माना जाता है। सॉरी, जहाँ की इस व्यवस्था में मतलब हेनरी का कहना है कि व्यक्ति के आदेश को ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि अब जब नेचुरल स्कूल के बारे में आप पढ़ते हैं तो नेचुरल स्कूल में यही बातें की गई कि जो ईश्वरीय आदेश है, और किसी जैसे कि अल्लाह के बारे में कहते हैं, पैगंबर उनके दूत थे। ठीक ठीक पैगंबर साहब अल्लाह के दूत थे, और उन्होंने जो कहा अल्लाह ने, और उन्होंने यहाँ पे समाज में विकसित किया, उनको उपदेश दिया, और उसी चीज़ को धीरे धीरे उसको रिटर्न बनाया गया और कुरान हो गया। इसी तरह से जो ईश्वरीय जो वेद हिंदू विधि के अंतर्गत जो ईश्वरीय मतलब वेद जो उच्चारण किए गए और उनको लिख दिया गया और वेद के रूप में, और उसको ऋषि मुनियों ने नोट करके और रख दिया, और उसी के आधार पे हमारा सोसाइटी चलते रहा, और वो उसके अनुसार से जो उसके बाद राजा हुए और उसी वेदों को पढ़ करके राज्य करते रहे, और कहे कि वो जो वेद हैं वो ईश्वरीय हैं, ईश्वरीय इच्छा हैं। तो अब वो व्यक्ति के आदेश मतलब अब उसको पढ़ करके उन्होंने व्यक्ति के आदेश के रूप में प्रवर्तित कराया, और उसे कहा कि ये ईश्वरीय इच्छा है, ये जो वेद हैं ये ईश्वर की इच्छा है, ये जो कुरान है ईश्वर की इच्छा है, ये जो बाइबल है ईश्वर की इच्छा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है। ठीक, तो द्वितीय चरण में उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेश प्रथा के रूप ले लेते हैं। अब उन्होंने कुछ आदेश दे दिया, कुछ ऐसी विधि बना दिया, तो अब उन्होंने उस चीज़ को क्या किया कि सबको अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, एक तरह से विधि बन गया। तो जब हम
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में, उसमें आर्टिकल 51A में जोड़ा गया कि फंडामेंटल ड्यूटी सभी का है, सबको अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है, सबको संपत्ति का अधिकार है, विधि के समय सभी समान होंगे। ये सब क्या कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लाया गया। ठीक, तो वो क्या हुआ, द्वितीय चरण में ये प्रथा का रूप लेते लेते एक विधि का रूप ले लिया। फिर तृतीय चरण में आते हैं कि शासक के स्थान पर कुछ सीमित लोगों का आधिपत्य हो जाता है जो खुद विधियों को प्रसारित करते हैं। अब कहते हैं कि शासक के स्थान पे क्या होता है, जन सामान्य की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो वहाँ पे एक राजा हुआ करता था। अब क्या है कि अब पूरा सोसाइटी में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो गया, जब अमेरिकन संविधान लागू हो गया, रशियन संविधान लागू हो गया, सभी देशों में अलग अलग लागू हो गए। तो पहले राजा हुआ करते थे, जिसका आज का रूप अगर हम देखें तो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति की भी नियुक्ति कौन कर रहा है, वहाँ जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। ठीक, तो कहने का तात्पर्य इनका है ये तीसरे चरण में कि जो शासक एक हुआ करता था, शासन शक्ति उसमें निहित हुआ करती थी, अब वो शासन शक्ति जनता में निहित हो जाती है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे नियुक्त करता है। पहले क्या होता था, जनता सीधे राजा का नियुक्ति करती थी, अब क्या है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उसकी नियुक्ति करती है, एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से शक्तियों का क्या होता है, बिखराव हो जाता है, शक्ति धीरे धीरे लोगों में विकसित हो जाती है, मतलब वितरित हो जाती है, जिससे कि अगर एक व्यक्ति निरंकुश होना चाहता है, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निरंकुश होना चाहता है तो उसे तुरंत कंट्रोल करने के लिए जो आपके जनता के जनप्रतिनिधि हैं उससे कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से समाज का विकास धीरे धीरे विधि के रूप में होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो चौथा चरण होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होने के बाद अब उसमें कहा गया कि वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, मतलब जो भारत के लोग हैं, जो भारत की जनता है, उसके द्वारा ये संविधान बनाया गया है और जनता के द्वारा जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, वे जनता के प्रतिनिधि है। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो वी द पीपुल फॉर, उन्होंने कहा कि जनता द्वारा जनता के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि जो शासन सत्ता है वो कोई भी अगर शासन सत्ता का जो संप्रभु होता है, शक्ति धारण करता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता के लिए वो कार्य करता है और जनता उसकी नियुक्ति करती है। ठीक, तो इस तरह से पूरा जो शक्तियों का पृथक्करण है वो जनता में निहित हो जाता है। पहले इसका प्रथम चरण में जो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति आदेश होता है, मतलब वो राजा हुआ करता था, ईश्वरीय इच्छा को मान करके वो चाल करता था और धीरे धीरे ऐसे ही विकास होता है। तो इसी तरह से हम जब हेनरी मैन ने एक और सिद्धांत दिया कि संविदा से परिस्थिति की ओर और परिस्थिति से संविदा की ओर, मतलब जब अब ये तो समाज विकसित हो गया, एक जन सामान्य हो गया, एक लोकतंत्र विकसित हो गया, किंतु लोकतंत्र के साथ साथ जब हम औद्योगिक विकास करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, जब हमारा आर्थिक विकास होने लगता है, ये तो राजनीतिक विकास हो गया, किंतु सामाजिक जब विकास होता है तो ऐसी स्थिति में समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। तो कोई मजबूत है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत मजबूत है, कोई बहुत ही कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनकी शक्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो यही कहा गया कि पहले एक शक्तिशाली वर्ग होता है तो उससे कोई कांटेक्ट करने जाता है तो कुछ गरीब लोग मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके उससे बात करते हैं जो कंपनी है। इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर आप देखेंगे, तो औद्योगिकरण में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई समाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जैसे आप किसी कंपनी में आप काम करने जाते हैं, वहाँ पे नौकरी के लिए जाते हैं, तो कंपनी के द्वारा कुछ ऐसे कागजात पे आपसे साइन करा लिए जाते हैं, क्योंकि आपकी उस समय मजबूरी होती है कि आप उस कागजात पे अगर साइन नहीं करते हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, जैसे 5 ईयर का बॉन्ड भरा लेती हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का आपको बॉन्ड भरना पड़ता है। जब आप जॉब छोड़ते हैं बिना कारण के तो वो आपको बॉन्ड देना पड़ता है, वो आपको जमा करना पड़ता है पैसा। तो ये तो कंडीशन लगा जाती है, किंतु जब आप उसी कंपनी में मजबूत हो जाते हैं, आपकी स्थिति वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे हो जाती है और कंपनी को आपकी आवश्यकता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा या उस कंपनी के जो मजदूर हैं, जो एम्प्लॉई हैं,
उसके द्वारा एक संगठन बना लिया जाता है और कंपनी के मतलब एक तो हम संविदा की तरफ थे, संविदा कर रहे थे तो हम कमज़ोर की स्थिति में थे, किंतु संविदा के बाद हम परिस्थितियाँ बदलती है तो परिस्थिति से संविदा की ओर, तो हमारी परिस्थिति जब मजदूरों की जब उस समय औद्योगिकरण हुआ तो उस समय कमज़ोर थी, किंतु धीरे धीरे जब इस तरह से यूनाइट होने लगे, मजदूर एक हो जाओ, जब कार्ल मार्क्स का आप आर्थिक जो एक और स्कूल है, इसमें अर्थशास्त्र का स्कूल है, इकोनॉमिकल स्कूल एंड अमेरिकन स्कूल, तो उसमें आप मार्क्सिज्म की थियरी देखेंगे तो वहाँ पे कहता है कि सभी मजदूरों एक हो जाओ पूंजीपतियों के अगेंस्ट। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि उस समय मजदूरों की स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए उन्होंने सभी मजदूरों को एकत्रित होने के लिए बोला, और लॉस एंजल्स थे तो उन्होंने भी कहा यही चीज़, कार्ल मार्क्स ने कहा, उनके जो फ्रेंड थे। तो इस तरह से समाज में एक प्रकार का मजबूतीकरण आया। वो तो हम संविदा की तरफ जा रहे थे, अब संविदा से हम परिस्थिति की ओर जाने लगे। मतलब जब मजदूर मतलब जो गरीब थे, एम्प्लॉय थे, वो कमज़ोर थे, अब कंपनियां मजबूत हुआ करती थी, किंतु अब हमारे पास ये एक तरह के हड़ताल का अधिकार हो गया। ठीक, हड़ताल हो गया, तालाबंदी हो गया, जैसे बहुत सारे हमारे पास राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो, इन्वायरमेंटल राइट्स हो गए, तो जिससे कि हम कंपनी को अपने अनुसार चला सकते हैं, हम अपने अधिकारों को उनसे मांग कर सकते हैं। लेबर जैसे लॉ बना दिया गया, बहुत सारे अभी लेबर लॉ में भी अमेंडमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो आपके हेनरी महोदय हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। अगर आपसे पूछा जाता है हेनरी से संबंधित क्वेश्चन, तो हेनरी के संदर्भ में आप ये बता सकते हैं कि इन्होंने विधि का तुलनात्मक अध्ययन करने का हिस्टोरिकल स्कूल का प्रयास किया, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, संविदा से परिस्थिति की ओर, परिस्थिति से संविदा की ओर। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा सा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, किंतु ज़रूरी है कि जब तक आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो समय की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है। क्योंकि किसी चीज़ को ना समझना वो अच्छा नहीं है, बल्कि उसको समझ लेना, ज़्यादा समय देना अच्छी बात है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, और आप लोगों से बहुत सी विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर लें, और वीडियो में लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे उत्साह बढ़ता है कि लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, और मैं उसको और अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो में बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं, आप खुद पढ़ते होंगे तो नोट्स बनाते होंगे तो कितना मेहनत लगता होगा। तो इस तरह से आपसे रिक्वेस्ट है पुनः कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।